हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक मतलब आज तक पीजीबीपी में हम लोगों ने जो कुछ भी स्टडी किया दैट वाज योर बेसिक लेवल। जाहिर सी बात है बेसिक लेवल एडवांस लेवल जो समझ लें, बट दोज लेक्चर्स वेर इंपॉर्टेंट टू हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट द पीजीबीपी। या आप कह सकते हैं वो आईपीसीसी लेवल का था, सीएमए इंटर लेवल का था, या सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल का था। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो एडवांस लेवल है। एडवांस भी बोल सकते हैं, कोई सैलरी थोड़ी देनी हमें आपको कि एडवांस देंगे। अब हम थोड़े एडवांस लेवल पर जाने की बात कर रहे हैं। सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, सीएस प्रोफेशनल और जो हम लोग के एक्चुअल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं या प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनको अब ये लेक्चर बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि हम लोग थोड़ा आगे बढ़कर बात करेंगे। हम ये मानकर चलेंगे कि आपने वो फर्स्ट 17, 18 या 19 लेक्चर जो भी दिए गए थे, यू हैव कंप्लीट ऑल दोज लेक्चर थॉरोली। हम उसके बाद की बात करेंगे। अब हम उसके बाद की बात करेंगे और शुरू से जो आपके हाथ में असाइनमेंट या हैंडआउट्स दिए गए हैं, शुरू से सेक्शंस को पिक करेंगे और उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को केवल पिक करते हुए चले जाएंगे। आई विल ट्राई टू स्किप to make you clear again those things which we have already discussed earlier in detail. I'll try to skip. लेकिन जहां तक हो सकेगा मैं आपको पिछला भी रिवीजन करवाऊंगा। ज्यादा बातचीत ना करते हुए हम अपने काम की बात पर आते हैं और शुरू करते हैं पीजीबीपी। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 145। कहा गया कि कोई भी एसएससी या तो मर्केंटाइल बेसिस पर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता है। ध्यान देना, इस पर सीए फाइनल में और सीएमए फाइनल में क्वेश्चन आ चुका है जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस समय वो पॉइंट या क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, मुझे कुछ करने या बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उस समय मैं बोलूंगा कि थ्योरी में मैंने आपको ये चीज डिटेल में बताई है। ढंग से सुनेंगे। मैंने कहा कि अगर आगे हम लोग, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और क्लियर कर दूं कि जब हम लोग अपने ये सारे कंसेप्ट्स कर लेंगे फिर से दोबारा, एंड हार्डली इट विल टेक 4 to 5 लेक्चर्स अगेन फ्रॉम टुडे। हार्डली मतलब 3 से 4-5 लेक्चर में हम लोग का पूरा थ्योरी फाइनल लेवल का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपने प्रैक्टिस मैनुअल को पिक करेंगे जिसमें नियर अबाउट 55-56 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। We'll try to solve all those questions. हम उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नियर अबाउट आउट ऑफ 55-50 तो मैं करवा ही दूंगा। क्लियर? 4, 5, 7, 8 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूंगा जो रिपीटेटिव नेचर करेंगे। फिलहाल अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें? सेक्शन 145 से स्टार्टिंग है। सर आपने तो 28 स्टार्ट किया था, अब आप थोड़े एडवांस लेवल पे है ना, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाएं। सेक्शन 145 कहता है मेंटेनेंस मीन्स आपको बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करनी है। देयर आर 2 मेथड्स टू मेंटेन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। देयर आर 2 मेथड्स टू मेंटेन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। तो पहला मेथड ना सर हम लोग ना सीपीटी या बेसिक लेवल में पढ़ चुके हैं, क्या? मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और दूसरा जो तरीका था ना वो था कैश। हाँ जी, 2 तरीके थे, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इन 2 तरीकों से हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं और इनकम टैक्स एक्ट में भी परमिशन आपको दी गई है। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए या तो आप यूज करेंगे मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग या तो आप यूज करेंगे कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इज इट क्लियर? जी सर। आते हैं सेक्शन 145A क्या कहता है। अच्छा ये भी याद रखें, आप जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे अपने, चाहे मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से चाहे कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करेंगे
आईसीडीएस को फॉलो करते हुए, ये बात भी बोली गई है सेक्शन 145 में। आईसीडीएस नया कंसेप्ट आया है लास्ट ईयर से, इनकम कॉम्प्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। इनकम कॉम्प्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। क्लियर जी सर। ये जो आईसीडीएस है इनकी भी हमें स्टडी करनी पड़ेगी। फिलहाल हम बात करते हैं, जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे यू हैव टू फॉलो आईसीडीएस, बट आईसीडीएस विल बी फॉलोड ओनली बाय दोज एसएससीज, ओनली बाय दोज एसएससीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है कि आईसीडीएस इज टू बी फॉलोड ओनली बाय दोज एसएससीज हु फॉलो मर्केंटाइल या एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ओके, यानी जो एसएससी मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं, दे हैव टू फॉलो कंपल्सरीली आईसीडीएस। इज इट क्लियर? और आईसीडीएस इनकम कॉम्पिटिशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स के लिए आपको अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। कोई भी अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट आईसीडीएस को फॉलो करते हुए, सर ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई है ना हम लोगों ने अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हुए बनाई है, जो हम लोग अकाउंट्स में पढ़ते हैं, और ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट हमने बनाई है ना ये कंपनी लॉ को फॉलो करते हुए बनाई है, और ये सर जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई है ना ये आईसीडीएस को फॉलो करते हुए बनाई है, और ये सर जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई है ना ये मैट सिस्टम या एएमडी सिस्टम को फॉलो करते हुए बनाई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपना केवल एक सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी इनकम एसेस्ड की जा सके, जिससे कि आपकी इनकम एसेस्ड की जा सके। हाँ, अगर आपने आईसीडीएस को फॉलो नहीं किया, इनकम कॉम्पिटिशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया, तो असेसिंग ऑफिसर आपके ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, जब हम लोग एक चैप्टर देखेंगे ना असेसमेंट प्रोसीजर, तो वहां पर सेक्शन 144 की बात होगी। जब हम लोग चैप्टर देखेंगे असेसमेंट प्रोसीजर तो उसमें हम लोग सेक्शन 144 की बात करेंगे, तो उसमें मैं बताऊंगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर कब कब कर सकता है। तो फिलहाल अभी केवल मैं कोट कर दे रहा हूं कि इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट और यू आर नॉट गोइंग इफ यू आर नॉट फॉलोइंग योर ICDS while computing the income according to the taxation law, then assessing officer have power to impose or to assess your income according to section 144 यानी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पर वो जा सकता है, 144 पर जा सकता है। ये तो रही बात सेक्शन 145 की। व्हाट अबाउट सेक्शन 145A? ये कहता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ये सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में इन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस बने हैं और अच्छे खासे बने हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पर आप एक क्वेश्चन देखेंगे, आप एक क्वेश्चन सीए फाइनल सीएमए फाइनल में देखेंगे, हम जब करेंगे प्रैक्टिस मैनुअल वगैरह तब। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्या कहता है कि जब भी आप इन्वेंट्री को वैल्यूड करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल बी द पार्ट ऑफ द कॉस्ट, वी नो वेरी वेल, बट व्हाट अबाउट द एक्साइज ड्यूटी, सेस, फीस, इनडायरेक्ट टैक्सेस? तो कहा गया दीज टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी, सेस, फीस एक्सेट्रा are also the form part of the cost of stock. स्टॉक को उस प्रेजेंट सिचुएशन में लाने के लिए जितनी भी कॉस्ट और जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स जरूरी होते हैं, all those cost portion and all those tax duty and cess portion will form part of the cost of the inventory or stock. तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री निकल जाएगी। याद रखना, मैंने फिर बोला है एक्साइज ड्यूटी इज द फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टॉक। ये स्टॉक के कॉस्ट का हिस्सा होता है और आपके पास शुरू में ये मैंने एक फॉर्मेट भी बनाकर दे दिया है, जरा इसको देख लें। और इसको देखने के बाद आप सीधे अब चलेंगे सेक्शन 28। और ये मैंने बताया एक्साइज ड्यूटी, ये आपके सीए फाइनल और सीएमए फाइनल में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, बात खत्म। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ करके। क्या बात करेंगे? हम आते हैं वापस अपनी पुरानी जगह पर, सेक्शन 28 से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। इस चैप्टर को फिर से हम लोग सेक्शन 28 से स्टार्ट करेंगे और छोटे छोटे जो फालतू के पॉइंट हैं उनको स्किप करेंगे, और जो आपके लिए रेलिवेंट पोर्शन होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, उसको पर मैं थोड़ा पॉज करके आपको डिस्कस कराता चलूंगा। आप भी अपने साथ अपने असाइनमेंट्स को हाथ में रखेंगे तो फायदा मिलेगा। क्या मिलेगा? फायदा। और फायदे के लिए ही आप बैठे हैं। स्टार्ट करें?
फायदा देना। सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन ऑफ PGBP, मैं पढ़ता हूं, मैंने आपको क्या बताया था पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं। चलिए समराइज कर देते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा और तैयारी भी हो जाएगी और जो पॉइंट छूटा है वो भी कवर हो जाएगा। सेक्शन 28, सेक्शन 28 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ PGBP। ये क्या कहता है? एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम business or profession carried on by the SSE at any time during the previous year. That's it. Point number 2. In case of an export SSE, these 3 things, 4 things. Profit on sale of import license, याद है सर, duty drawback, cash assistance and profit on sale of duty entitlement passbook. That's over. Point number 3. Any compensation due to or received by any person on account of termination or modification in terms of a contract relating to any Indian company or other company, and other company includes a foreign company. याद आया? जी सर. Any compensation due to or received by any person on account of, उसी में ही point number 2, modification, termination or modification in terms of a contract relating to any Indian firm or Indian agency. ठीक है सर. Point number 3 was there. Vesting of the management in favor of the government authorities, etc., government companies, etc. Is it clear? जी. और इस पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल यहां पर दे दिया है। और ये टॉपिक थोड़ा सा अब नया ट्विस्ट लेकर के इस पॉइंट पर मैं थोड़ा पॉज करूंगा और आपको रोकूंगा और मैं कहूंगा जरा थोड़ी और एक नई बात सुन लें। हम लोग ये शुरू से जानते आए हैं कि कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल लॉस, कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल लॉस, इन दोनों का कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता। अगर आपके दिमाग में कहीं कोई बात कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस की है तो दिमाग से निकाल दें। I am not talking about capital gain and capital loss. I am just telling you about capital receipt and capital loss. Not capital gain positive and not capital gain negative. I am not talking all about the capital gain topic and capital asset and transfer. मैं बात कर रहा हूं capital receipt and capital loss. If you are just going to get anything which is of the nature of, which is especially or exclusively in the nature of capital receipt or capital loss, have no any tax treatment under taxation system. But this termination or modification in terms of a contract relating to any Indian company or other company or Indian firm or Indian agency is chargeable to tax under the head PGBP. Even though it is of the nature of, even though it is in the nature of capital receipt. एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये उसका थोड़ा एक्सेप्शन है। एग्जाम्पल ये है कि मिस्टर ए, जो इसमें भी एग्जाम्पल शायद इसी का ही दिया होगा जी, मिस्टर ए एक कंपनी का साउथ इंडिया का पूरा बिजनेस मैनेज करता है एंड ही इज एन एजेंट, साउथ इंडिया कंप्लीट है। लेकिन अचानक कंपनी ने उनके साथ उस एग्रीमेंट को थोड़ा ब्रीच किया और उसमें मॉडिफिकेशन किया कि अब मिस्टर ए विल नॉट बी द मैनेजर ऑफ द कंप्लीट साउथ इंडिया रीजन, ही विल मैनेज ओनली अ पर्टिकुलर सिटी। अब कितना बड़ा पहाड़ टूटा होगा मिस्टर ए के ऊपर जब कंपनी ने ये डिसीजन दिया होगा कि अब तक आप पूरे साउथ इंडिया को बिजनेस संभालते थे कंपनी का, लेकिन अब आप पर्टिकुलर सिटी या पर्टिकुलर छोटा सा एरिया आप संभालेंगे। मिस्टर ए को उसके अगेंस्ट 5 लाख 10 लाख 15 लाख कंपनसेशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कंपनसेशन दिया जाता है टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट। नाउ इट इज अ कैपिटल रिसीट इवन दो इट इज वेरी मच चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड PGBP। ठीक है सर, आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया आपको, अच्छा जब मैंने सेक्शन 28 पढ़ाया था तो मैंने एक चीज छोड़ दी थी, एक पॉइंट छोड़ दिया था। आज मैं उस पॉइंट को डिस्कस कर देता हूं, नॉट इन डिटेल बट इन शॉर्ट वे। इनकम ड्राइव्ड बाय एनी ट्रेड, इनकम ड्राइव्ड बाय एनी ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशंस फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम टू देयर मेंबर्स। इसके बारे में पूरा एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे।
फिलहाल टॉपिक इज ओवर, मैं इस पर कोई वेटेज अभी नहीं देने जा रहा। आगे, इन केस ऑफ एन एक्सपोर्टर, अच्छा ये तो हो ही गया, इन केस ऑफ एन एक्सपोर्टर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस वगैरह, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और एमिनिटी arising from business or exercising from a profession, whether convertible into money or not, डिटेल में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी डिटेल में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। एनी सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट, रिम्यूनरेशन और एनी अदर आइटम which is to be received by a partner from a partnership firm from its partnership firm will be chargeable to tax in the hands of partner as PGBP. That's it. इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, अब इस पर दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। Any compensation or any sum due to or received by any person from any other person for not carrying out any business activity, for not sharing any know-how, patent, copyright, franchise, license fees or such type of commercial rights etc. यहां तक तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन इसमें अब एक नया अमेंडमेंट इस साल से आया है। फाइनेंस एक्ट 2016 से एक नया अमेंडमेंट आया है, नॉन कम्पीट फीस। क्या आया है? नॉन कम्पीट फीस, यानी नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस और प्रोफेशनल एक्टिविटी, दैट्स इट। नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस और प्रोफेशन, जिसको हम कहेंगे नॉन कम्पीट फीस, यानी प्रोफेशन से रिलेट करेगा नॉन कम्पीट फीस। अगर आपको कोई भी ऐसा अमाउंट कंपनसेशन के तौर पर दिया जाता है कि आप अपने बिजनेस की पर्टिकुलर किसी एक्टिविटी को शट डाउन कर लें, अब तक केवल यही होता था टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, लेकिन इस साल से एक नया अमेंडमेंट आया है कि अगर आपको आपके प्रोफेशन को भी करने से मना किया जा रहा है, पर्टिकुलर किसी एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने से मना किया जा रहा है, एंड अगेंस्ट दैट यू आर गेटिंग अ अमाउंट एज अ कंपनसेशन, दैट नॉन कम्पीट फी विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। जी हाँ, ये इस साल से आया है, अच्छी बात है। आगे चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं आप सर। सेक्शन 28 इज ओवर। सेक्शन कोई नहीं है, स्पेक्यूलेशन बिजनेस क्या होता है, हमें इसके बारे में बताइए। थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं स्पेक्यूलेशन बिजनेस के बारे में। काफी आने वाले समय में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कई जगहों पर इसके बारे में डिस्कस होगा, और बार बार मैं आपको इसी टॉपिक पर यहीं पर लाकर पटकूंगा मतलब ले आऊंगा, इसको किसी और वे में मत लेना आप। इसमें हम बात करेंगे किसकी? स्पेक्यूलेशन बिजनेस। थोड़ा सा समराइज मैंने पहले भी किया है, मैं फिर से बता देता हूं। स्पेक्यूलेशन बिजनेस का मतलब होता है बिना फिजिकल डिलीवरी के आप अपने बिजनेस में कुछ प्रॉफिट अर्न करते हैं, या प्रॉफिट पॉजिटिव होता है या फिर प्रॉफिट आपका नेगेटिव यानी कि लॉस में होता है। अगर आप अपने बिजनेस को परफॉर्म करते हैं, फिलहाल अभी मैं बिजनेस परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा, कोई भी ऐसा प्रॉफिट या लॉस अर्न करना जो कि बिना किसी फिजिकल डिलीवरी के हो जाए, उसको हम कहेंगे स्पेक्यूलेशन बिजनेस। वेयर एन एसएससी कैरीज ऑन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, ठीक, दैट बिजनेस ऑफ द एसएससी मस्ट बी डीम्ड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम एनी अदर बिजनेसेस। अगर कोई एसएससी स्पेक्यूलेशन बिजनेस करता है तो उसका वो बिजनेस उसके नॉर्मल बिजनेस से बिल्कुल अलग माना जाएगा, बिल्कुल भी अलग माना जाएगा। ही हैज टू मेंटेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। शायद मैं ये चीज इसमें आपके असाइनमेंट में लिखना भूल गया, शायद। He has to maintain separate set of books of account for a particular speculative business. He cannot mix the transaction of speculative business in the normal books of account. जी सर, नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ, अपने नॉर्मल बिजनेसेस के साथ उसको मिक्स नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा कर दे तो उसको फिर से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को सेपरेट करना पड़ेगा, ये उसकी हेडेक है। इज इट क्लियर? जी सर।
Speculative transactions means a transaction in which a contract for the purchase or sales of any commodity, वर्ड मैंने यूज किया any commodity, अगर केवल यहीं तक रहता तो मतलब कुछ और रहता, इसके आगे एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया है इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड शेयर्स। तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस की जब भी डेफिनेशन आप देखेंगे ध्यान देंगे कि कॉमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक एंड शेयर्स इज पीरियोडिकली और अल्टीमेटली settled otherwise than by the actual delivery or transfer of the commodity or scripts। बिना किसी आइटम को एक्चुअल ट्रांसफर या बिना फिजिकल ट्रांसफर के या स्टॉक एंड शेयर्स के बिना फिजिकल या एक्चुअल ट्रांसफर के आप कोई ट्रांजैक्शन को अंजाम देते हैं जिस पे आपको कुछ फायदा या नुकसान होता है। ठीक, अब आते हैं अगर कोई कंपनी ढंग से सुनेंगे, क्योंकि ये पॉइंट आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये जो मैं बोलने जा रहा हूं ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, जो पर्टिकुलर टॉपिक की बात डिस्कस करेंगे उस समय ये पॉइंट मैं फिर से बोलूंगा, ढंग से सुनेंगे आप इस पॉइंट को जो मैं अब बोलने जा रहा हूं। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, फिलहाल मैं उस एक्सप्लेनेशन नंबर के पीछे नहीं जा रहा, आपके सामने लिखा होगा, टॉपिक ढंग से समझेंगे। अगर कोई कंपनी स्टॉक्स एंड शेयर्स यानी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में कोई बिजनेस परफॉर्म करती है, अगर कोई कंपनी शेयर्स एंड स्टॉक्स में कोई ट्रांजैक्शन करती है, अगर वो बैंकिंग कंपनी नहीं है, अगर वो डीलर इन शेयर्स नहीं है, अगर वो ब्रोकर नहीं है स्टॉक एक्सचेंज का, तो कंपनी के उस हिस्से को जिस छोटे पोर्शन पे कंपनी ऐसा ट्रांजैक्शन करती है, कंपनी का मेन बिजनेस नहीं है, कंपनी कोई बैंकिंग या इंश्योरेंस कंपनी या इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, कंपनी ना तो डीलर है ना ब्रोकर है स्टॉक एक्सचेंज में, ना मेंबर है, लेकिन कंपनी शेयर्स और सिक्योरिटीज में खरीद फरोख्त करती है, खरीदने और बेचने का काम करती है शेयर्स और स्टॉक को। तो कंपनी के उस प्रपोर्शन तक के हिस्से को, उस हिस्से तक के बिजनेस को स्पेक्युलेटिव बिजनेस माना जाएगा। ये ध्यान देंगे, एक्चुअल में फिजिकल डिलीवरी हो या ना हो। फिर से बोलता हूं, एक्सप्लेनेशन को ध्यान में देखेंगे। द ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज एंड सेल्स ऑफ शेयर्स बाय ए कंपनी अदर देन इन इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है, other than a banking company, okay, other than a company whose principal business is in the business of trading in shares and advances, loans and advances, is also to be deemed as a speculative business। अगर मैं कंपनी हूं, if I am a company and I am just manufacturing or I am just producing this, I am manufacturing of this one article, but on the other side I am also doing the transactions of stocks and shares, और लगभग 20% 30% मेरा बिजनेस वही होता है, then to the extent of 30% of my business will be treated as speculative business। is it clear now? बिल्कुल सर। लेकिन अगर मैं एक बैंकिंग कंपनी हूं, मैं एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हूं, आई एम एन इंश्योरेंस कंपनी, और तो और मैं एक ऐसी कंपनी हूं जिसका काम ही है स्टॉक एंड शेयर्स में डीलिंग करना, तो वो कवर नहीं होगा यहां पर, उसका तो काम ही। चले आगे। However, the following forms of transaction shall not be deemed to be speculative transaction। समझने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भले ही आगे लिखा हो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ना 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 ना, सबका मतलब एक जैसा निकलेगा। मैं केवल पढ़ता जाऊंगा, आपको कोरिलेट करता जाऊंगा। आप ऐसे भी समझ लो, इफ आई एम अ मेंबर ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज, इफ आई एम अ ब्रोकर ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज and I am dealing in the stock and shares, that is not a speculative transaction, that is not a case of speculative transactions। if I am a company and I am dealing in stock and share, again that is not a case of a speculative transaction। देखिए पॉइंट नंबर 1 एक्सेप्शन में a contract in respect। अच्छा, दूसरा, मैं इस पेन में बिजनेस करता हूं,
और कोई बंदा मेरे पास आया, कहता है 4 दिन बाद मैं ये पेन ले जाऊंगा और 1 लाख यूनिट्स ले जाऊंगा 10 रुपए के हिसाब से, एंड मैंने एग्री कर लिया, लेकिन मैंने उससे 10,000 रुपए रखवा लिए। मैंने कहा देख बेटा 4 दिन बाद आ जाना, अगर 4 दिन बाद नहीं आए तो पता नहीं ये स्टॉक रहे ना रहे, फिर मैं आपको। उसने कहा नहीं नहीं सर मैं आ जाऊंगा, क्या बात कर रहे हैं, जबान दी है मैंने आपको। 4 दिन बाद वो नहीं आया, जबान देकर गया था ना, तो कहाँ से आ जाता, जबान तो थी नहीं उसके पास, जबान देकर चला गया। 4 दिन बाद वो आया नहीं। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। 6 या 7 डेज ओवर होने के बाद वो मेरे पास आता है, कहता है सर जी वो सामान मुझे दे दीजिए जो 1 लाख यूनिट्स जिस रेट पर बात हुई, जिस रेट पर बात हुई थी उस पर दे दीजिए। मैंने कहा ठेंगा, पहली चीज तो मैंने वो आपके 10,000 फॉरफिट कर लिए। दूसरी चीज रेट मार्केट का बढ़ चुका है, बढ़ा हुआ रेट देना चाहो तो दो, मैं आपका 10,000 एडजस्ट कर लूंगा। उसने कहा मैं बढ़ा हुआ रेट क्यों दूं, मैं उसी रेट पर लूंगा। मैंने कहा नहीं ठेंगा जाओ। वो चला गया, वो मैंने 10,000 फॉरफिट कर लिए। अगेन दिस इज नॉट अ केस ऑफ स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। ना तो वो भी बिजनेसमैन, मैं भी बिजनेसमैन, उसके लिए भी ये स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस का लॉस नहीं है, मेरे लिए भी ये स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस का बिजनेस का गेन नहीं है। इज इट क्लियर? हम अपने बिजनेस को डिफरेंट तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, फ्यूचर लॉसेस से प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहां पर भी हमने अपने बिजनेस या मर्केंडाइज सिस्टम को, मर्केंडाइजिंग जो आइटम्स हैं उन पर अपने लॉसेस को सेफ रखने के लिए एग्रीमेंट किए हैं। तो हो सकता है कुछ प्रॉफिट हो या कुछ लॉस हो और बिना फिजिकल डिलीवरी के हो, तो वो भी हमारा स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टॉक एंड शेयर इंटर्ड बाय डीलर और इन्वेस्टर, ठीक है ठीक है ठीक है, डीलर वगैरह अगर स्टॉक एंड शेयर्स में करते हैं ट्रांजैक्शन, तो डीलर ढंग से देखेंगे, डीलर हो गया। A contract entered into by a member of a forward member को अंडरलाइन कर ले, member of a forward market और stock exchange in the course of any transaction, वो भी नहीं माना जाएगा। और जो हम अब बोलने जा रहे हैं उसको आप ढंग से सुनेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम तो बस यहीं पर आकर रुकती है। इस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। मैं फिर बोलता हूँ, जब हम लोग प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व करेंगे यू विल गेट अ क्वेश्चन out from that particular topic. An eligible transaction carried out in respect of trading. An eligible transaction carried out in respect of trading in derivatives in a recognized stock exchange. अगर आप recognized stock exchange में ऑप्शन, फ्यूचर या फिर डेरिवेटिव से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी आप हो, आप कोई भी हैं, डेरिवेटिव्स मींस नो। डेरिवेटिव्स कभी भी स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस का हिस्सा नहीं बनेगा टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेरिवेटिव्स कभी भी स्पेक्युलेटिव, डेरिवेटिव्स इंक्लूड्स ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, तो डेरिवेटिव्स, ऑप्शन, फ्यूचर कभी भी हिस्सा नहीं बनेगा स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन का। दिमाग में बात सेट कर लें, दिमाग की खिड़कियां खोलें, रैक निकालें, उसमें ये बात रख लें और रैक को अंदर डालकर खिड़की का दरवाजा बंद कर दें, ताला लगा दें। एन एलिजिबल ट्रांजैक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स कैरिड आउट इन अ रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन, तो कमोडिटी में आप डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस करते हैं, स्टॉक्स एंड शेयर्स में आप डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन करते हैं, स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस नहीं माना जाएगा। स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। इज इट क्लियर? जी सर। सेक्शन 20 इज ओवर नाउ। सेक्शन 20 मैंने आपको बताया था हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी। सेक्शन 32 सेक्शन 43D के प्रोविजंस को फॉलो करेंगे, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ पीजीबीपी। सेक्शन 30 याद होगा आपको, सेक्शन 30 मैंने बताया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आप करते हैं किसी बिल्डिंग के ऊपर, ऐसी बिल्डिंग जो आपके बिजनेस और प्रोफेशन में यूज होती है, तो आपको उस रेवेन्यू नेचर की डिडक्शन सेक्शन 30 में अलाउड होगी। ये 4 तरह के खर्चे मैंने बताए थे, रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, दीज 4 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर incurred on building which is specially or which is used for the purpose of business or profession of the SSE, then such revenue nature will be allowed under section 30. ये तो हम लोगों ने पहले भी बात कर ली है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमें बात करनी है आपके
पास इंपॉर्टेंट नोट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में दिया हुआ है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस नहीं किया है, और अब हम उस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर वाटर प्रूफिंग वर्क ऑन द टेरेस ऑफ हाउस इज करंट रिपेयर। बिल्कुल सही है। हुआ क्या, घर जो बिल्डिंग थी बिजनेस की और टेरेस से पानी टपक रहा है, तो मैं उसको क्या करवाऊंगा, वाटर प्रूफिंग करवाऊंगा। वाटर प्रूफिंग फिक्सिट से नहीं करवाया तो किससे करवाया, एडवर्टीजमेंट आती है तो फिक्सिट या कोई भी आप वाटर प्रूफिंग का मटेरियल लगाते हैं, एक्सपेंडिचर तो होगा, लाइफ भी बढ़ेगी एसेट्स की, लेकिन ये केवल चीज को मेंटेन करने के लिए, क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। इट्स अ केस ऑफ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। ओके, वेयर द एसएससी हिमसेल्फ। अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर आप पॉइंट नंबर 2 जो है तो सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन ये 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें मत, मेरी ओर ध्यान दें इधर। हाँ, नींद नहीं ना आ रही, मैंने कहा पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहा हूं। मेरे पास एक बिल्डिंग है जिसका ओनर मैं हूं, उस कंप्लीट बिल्डिंग को यूज मैं करता हूं अपने बिजनेस और प्रोफेशन के पर्पस के लिए, और मैंने कहा कि भाई ये बिल्डिंग अगर मैं किराए पर लेता तो मुझे कुछ ना कुछ रेंट बियर करना पड़ता। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, तो मैं डिडक्शन ले लूं नोशनल रेंट की। भाई अगर ये बिल्डिंग मेरी नहीं होती, मैंने इसको रेंट पर, या इफ आई वुड बी अ टेनेंट ऑफ दैट बिल्डिंग, देन सर्टेनली आई वुड हैव टू पे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेंट। नाउ आई जस्ट वांट टू गेट अ डिडक्शन ऑफ नोशनल रेंट, जो उसका मार्केट वैल्यू है रेंट का, उसका मैं डिडक्शन लेना चाहता हूं। क्या वो मुझे मिलेगा? ठेंगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि बिल्डिंग तो आपकी अपनी है, और नोशनल रेंट का कोई डिडक्शन नहीं मिलता। पॉइंट नंबर 2, where the assessee himself is the owner of the premises and occupies them for his business or purposes, no notional rent would be allowed under this section. पॉइंट नंबर 3 है करंट रिपेयर्स को लेकर के। करंट रिपेयर का मतलब होता है ऐसा रिपेयर जिससे एसेट्स की लाइफ इंक्रीज ना हो, एसेट्स जिस कंडीशन में यूज हो रही थी उस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए ये रिपेयर किया गया होना चाहिए। अगर आपने कोई मकान किराए पर लिया है बिजनेस या प्रोफेशन के लिए, और आप उस बिल्डिंग में कुछ कैपिटल नेचर का वर्क करवाते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, पूरा एक नया कमरा बनाते हैं बाकायदा अच्छी तरह से ताकि आप उसमें रह सकें, तो और आपने कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया है, तो ये आपके लिए एसेट मानी जाएगी, ये आपके लिए बिल्डिंग मानी जाएगी। याद रखेंगे, कोई दिक्कत, उस पर आपको डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। जब डेप्रिसिएशन टॉपिक हम लोग 32 में पढ़ेंगे तो ये आएगा। आगे देखते हैं करंट रिपेयर। What constitute current repair is that the expenses must have been incurred to preserve and maintain already existing asset, यानी नई कोई एसेट जनरेट ना हो। रिपेयर से आपकी कोई न्यू एसेट जनरेट नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई न्यू एडवांटेजेस आपको मिलने चाहिए। दैट्स इट। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एसएससी डिड नॉट एनहांस द वैल्यू ऑफ इट्स कैपिटल एसेट। मैंने क्या कहा, उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी लाइफ नहीं बढ़े और ना ही उसकी वैल्यू इनहांस्ड हो। ठीक है। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिपेयर ऑफ एग्जिस्टिंग रोड इन इट्स फैक्ट्री। अगर मेरी फैक्ट्री में जो अप्रोच रोड्स होती हैं, एक गोडाउन से जाने के लिए, ऑफिस तक पहुंचने के लिए, ऑफिस से मैन्युफैक्चरिंग एरिया तक पहुंचने के लिए, ऑफिस से वेयर हाउस तक पहुंचने के लिए, ऑफिस से गेस्ट हाउस तक पहुंचने के लिए जो अप्रोच रोड्स बनाई जाती हैं, उनकी बात हो रही है, सबकी बात हो रही है। अगर एग्जिस्टिंग रोड्स इन इट्स फैक्ट्री प्रीमाइसेस टू मेक इट कंडक्टिव फॉर यूज आर अलाउएबल एज रेवेन्यू नेचर, तो अगर उसकी भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, बोलें भाई, रेवेन्यू नेचर का कहलाएगा। सेक्शन 31 कुछ भी नया नहीं है, इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सेक्शन 31 आपको प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर पर अगर आप रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर बियर करते हैं तो आपके लिए ये छूट मिलेगी, लेकिन केवल 2 डिडक्शंस आपको मिलती हैं, रिपेयर एंड इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्सेस एंड रेंट। आपको डिडक्शन 37 में मिलता है, आपको याद आ गया होगा, नहीं आया तो फिर पिछला लेक्चर बेसिक देखिए, आपको याद आ जाएगा।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इसमें? फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस फी पेड ऑन व्हीकल, दिस इज अ कैपिटल नेचर। अगर मैं कोई व्हीकल को अपने बिजनेस में ले आ रहा हूँ, किसी प्लांट को अपने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीद करके ले आ रहा हूँ, तो उस पर फर्स्ट टाइम किया गया इंश्योरेंस कैपिटल नेचर का होगा, वो उसकी कैपिटल वैल्यू को बढ़ाएगा। जी, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एसएससी टू परचेज अ ट्रांसफॉर्मर ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्लांट एंड एफिशिएंट रनिंग ऑफ बिजनेस इज अलाउड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मत बताइए सर, आप आगे बढ़िए। यहाँ तक आपको सेक्शन 28, 29, 30, 31 में कोई दिक्कत नहीं, 145, 145A में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है डेप्रिसिएशन, सेक्शन 32। हैंडआउट्स आप अपने हाथ में रखेंगे, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको हर सेक्शन में डिस्कस करनी है। स्पीड चल रही है, अच्छी स्पीड है, आपको यही स्पीड मेंटेन भी करनी है। अगर आपको मेरी किसी चीज़ को समझने में दिक्कत आए तो लेक्चर को पॉज करेंगे, स्टॉप करेंगे, मेरा मुंह बंद करेंगे, जिप, और आप पीछे जाएंगे, फिर से एक बार रिपीट करेंगे और ठंडे दिमाग से सुनेंगे। नींद आ रही है तो नींद भगाने का एक ही तरीका है और बहुत अच्छा तरीका है, अपना सर बेंच पर फोड़ लें, ऐसा करना मत। चलें, नींद इसलिए आती है, मैं बार बार बोलता हूं, पढ़ाई करते समय नींद आने का मतलब होता है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड टुवर्ड्स योर स्टडी, यू आर नॉट इंटरेस्टेड और यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर करियर। आप अपनी लाइफ को लेकर के उतने एग्रेसिव, आप अपनी लाइफ को लेकर के उतना जुनून या करियर को लेकर उतना जुनून है ही नहीं। अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आ जाए, बेटा एग्जाम आ रहा है, क्या आ रहा है? आ रहा है, एक एक पल बीत रहा है, एग्जाम नज़दीक, और उसका रिजल्ट अगर नेगेटिव चला गया तो क्या होगा? मेरी इज्जत का तो फलूदा निकल जाएगा, होता है ना? तो आप इस चीज़ पर ध्यान दें। हमेशा पॉजिटिव सोचना अच्छी बात है, साथ में नेगेटिव एस्पेक्ट को रखेंगे तो शायद डर के आगे जीत है। चलिए, नींद भागी नहीं भागी? अभी और डोज की जरूरत है? हाँ सर, इंजेक्शन लगवा लें। सेक्शन 32, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन की बात मैं कर रहा हूं। इन रेस्पेक्ट ऑफ, किसका रेस्पेक्ट? नहीं, ये वो वाला रेस्पेक्ट नहीं है। इन रेस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट। और जब इनटेंजिबल एसेट की बात आएगी तो एक क्वेश्चन सीए फाइनल में पूछा गया है, मैं अभी उसको यहीं पर क्लियर कर देता हूं। हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का सारा बेसिक देख लिया, इसलिए मैं यहां पर इस पॉइंट को उठा करके यहीं पर खत्म कर दे रहा हूं। एक बंदा है जिसने 10 लाख की एसेट्स 12 लाख में खरीदी। He paid in excess of the value of the assets acquired. Now he is arguing that rupees 2 lakh which he paid in excess of the value of the business is termed as goodwill, and goodwill is an intangible asset, and intangible assets are eligible to get the depreciation under section 32. Now he wants to get a depreciation thereon. He is right in its contention or not? Tell me. वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। पीएम में देखेंगे, प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन देखेंगे इसका, वो बिल्कुल सही है। उसको डेप्रिसिएशन मिलेगा उस गुडविल पर, क्योंकि उसने गुडविल परचेज की है, एक्वायर्ड की है। डिडंट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इट्स बिजनेस, नॉट एट ऑल। ही परचेज्ड द बिजनेस एंड एट दैट टाइम ही पेड एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ दैट। उसके गुडविल की बात कर रहा है। तो एक्वायर्ड गुडविल इज अ पार्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, बट कैलकुलेटेड गुडविल को तो हम लेंगे ही नहीं, ध्यान देंगे। एक नया पॉइंट फिर से मैं इसके साथ अटैच कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन कभी भी रीवैल्यूड फिगर पर नहीं लगाया जाता। रीवैल्यूएशन हमेशा आप इग्नोर कर देंगे। रीवैल्यूएशन करके एसेट्स को अगर बढ़ा दिया गया है, अगर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में 10 लाख की एसेट्स है, उसको मैं बढ़ा करके 12 लाख शो कर दूं, and I just want to get if I am interested to get the depreciation on that rupees 12 lakhs, it is not possible at all, because I will get the amount of depreciation on 10 lakhs itself, which is the cost of the asset.
आई विल नेवर बी अलाउड टू गेट द डेप्रिसिएशन ऑन एनहांस्ड वैल्यू। तो अगर मैंने एसेट्स को रीवैल्यूड किया है, एसेट्स को बढ़ा दिया है, तो मुझे उस डेप्रिसिएशन, उस बढ़ी हुई वैल्यू पर डेप्रिसिएशन का फायदा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट ओन्ड होली और पार्टली बाय द एसएससी। यहां पर ध्यान देने योग्य बात एक है जो हमने आपको पहले भी डिस्कस करवाई है, फ्रैक्शनल ओनरशिप पर भी आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। मान लेते हैं ये जो प्रीमाइसेस है जिस पे इस समय मैं हूं, इस प्रीमाइसेस को मैंने किराए पर ले रखा है एंड आई एम जस्ट पेइंग एन अमाउंट ऑफ रेंट ऑफ ₹30,000 पर मंथ। मैंने इस प्रीमाइसेस में एक रूम बनवाया और मैंने एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया ऑफ ₹2 to 3 lakhs। Now tell me, I am not the owner of this house, whether I will get the benefit of depreciation on particular ₹3 lakhs? Yes sir, ये मैंने आपको पहले बताया, मुझे उस 3 लाख पर बेनिफिट मिलेगा डेप्रिसिएशन का। To the extent of ₹3 lakhs, I will be treated as a owner. I am a fractional owner. Even though I will vacate the property within 5 to 6 years, so what? If I will vacate the property in future, because this is not property of mine, I have taken it on lease. और अगर मैं इस पर कोई कैपिटल नेचर का कंस्ट्रक्शन करवाता हूं, आई विल बी वेरी मच एलिजिबल टू गेट द डेप्रिसिएशन देयर ऑन। इज इट क्लियर? केवल उस एक्सटेंट तक, पूरी प्रॉपर्टी पर नहीं, जो मैंने कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया, क्योंकि गवर्नमेंट का एक ही इंटेंशन है कि आपको कैपिटल नेचर पर किए गए खर्चों पर डेप्रिसिएशन नाम का बेनिफिट मिले। अच्छा जी। Owned wholly or partly by the SSC and used for the purpose of his business or profession, depreciation shall be allowed on WDV of the block of asset at the prescribed percentage। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, प्लांट में क्या क्या शामिल होता है आपको अच्छी तरह मालूम है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ केवल। प्लांट इंक्लूड्स व्हाट? प्लांट में क्या क्या शामिल होता है? शिप्स, व्हीकल, बुक्स बताया, साइंटिफिक apparatus and surgical equipment used for the purpose of business or profession but does not include tea bushes और livestock। और livestock नहीं आएगा और बिल्डिंग और फर्नीचर एंड फिटिंग एवं स्पेशली डिजाइन। अगर हमने कोई बिल्डिंग या कोई फर्नीचर स्पेसिफिकली डिजाइन किया है तो आप उसको प्लांट नहीं बोल सकते। होटल के एक रूम में घुसे, चारों तरफ बाथरूम में गए तो चारों तरफ प्लांट ही प्लांट। अरे गीजर लगाया है, अच्छी मतलब चीजें लगी हैं, प्लांट ज्यादा यूज हुआ है, सब चीज ऑटोमेटिक है, तो वो आपका प्लांट नहीं कहलाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा? बिल्डिंग। जी सर। तो अगर कोई बिल्डिंग स्पेसिफिकली डिजाइंड है हैविंग अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ प्लांट, दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग इज टू बी ट्रीटेड एज बिल्डिंग एंड प्लांट विल बी ट्रीटेड एज प्लांट। इज इट क्लियर? जी। इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट नोट्स आपको ध्यान देना है इस पर। द एक्सप्रेशन प्लांट इंक्लूड्स पार्ट ऑफ प्लांट, जरूरी नहीं प्लांट मतलब कंप्लीट प्लांट, पार्ट ऑफ प्लांट। एक प्लांट है उसका इंजन है, एक प्लांट है उसकी मोटर है, एक प्लांट है चलो हमने कोई स्टैंड बाई अरेंजमेंट कर रखा है प्लांट का। अच्छा, ये भी क्वेश्चंस ये फाइनल में आया है, पर ध्यान देंगे ये सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस मैनुअल के तैयार होते जा रहे हैं। हमने एक प्लांट में ऑलरेडी यूज कर रहा हूं, अब प्लांट कभी भी खराब हो सकता है, ऐसा थोड़ी कि बता करके खराब हो रहा है, खराब हो जाऊं, नहीं खराब हो जाएगा, बताएगा नहीं। और अगर खराब हो जाएगा तो उस समय मैं दौड़ा भागा जाऊंगा मार्केट में और उसके एसेसरीज और पार्ट्स को ले आऊंगा। गॉड नोज कि मेरे यहाँ वो मार्केट अवेलेबल है कि नहीं, गॉड नोज पर्टिकुलर वो आइटम उस समय अवेलेबल होगा या नहीं, पता नहीं। मैं क्या करूँगा, कुछ स्टैंड बाई इक्विपमेंट्स रख लूँगा, उसके पार्ट्स रख लूँगा, एसेसरीज रख लूँगा। नाउ दोज एसेसरीज विल बी यूज ओनली इन दोज केसेस व्हेन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट विल गेट डैमेज्ड। टिल देन दोज एसेसरीज विल बी kept ready for use. Actually those part of the plant will not be in use। तो याद रखेंगे यूज का मतलब
यूज का मतलब डेप्रिसिएशन आपको तब से मिलता है जब से एसेट्स एक्चुअली पुट टू यूज, कई बार आएगा ये वर्ड एक्चुअली पुट टू यूज। तो क्या वो एक्चुअली पुट टू यूज है स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो मैंने कर रखा है प्लांट का? नहीं सर। उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं सर। जवाब है हां सर। क्यों है जवाब हां सर? यूज का मतलब केवल एक्टिव यूज से नहीं होता बल्कि पैसिव यूज से भी होता है। जी हाँ, एक्टिव यूज के साथ साथ अगर आपने किसी एसेट का पैसिव यूज भी कर लिया ना तो आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। वो यूज में आ गई एसेट, भले ही वो स्टैंड बाई है लेकिन वो यूज में मान ली जाएगी और आपको उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा। और सांस ले लेकर बात करें, नहीं ना? ठीक है ना? एक और क्वेश्चन आपके सीए में आया है, फिर से मैं बोलता हूं। एक लॉयर साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई हमने अपने दिल की सर्जरी करवाई है, हार्ट सर्जरी करवाई है और उस पर मैंने बहुत खर्च किया है और बिना हार्ट के तो काम हो ही नहीं सकता। अच्छा, हार्ट को मैंने रिपेयर करवाया है 2 लाख रुपए में, तो 2 लाख या 5 लाख जो भी खर्च हुआ मुझे उसका या तो डेप्रिसिएशन दो या तो फिर मुझे उसको एज अ रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर लौटेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? जरा ढंग से सुने। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैलेंस शीट में कभी हार्ट को एज एन एसेट नहीं दिखाया जाता। भले ही आपकी प्रोफेशनल एक्टिविटीज हार्ट सर्जरी के बाद अच्छी हो जाएं, ज़्यादा एफिशिएंट होकर आप काम करने लगो। पहले कमाते थे 50,000 महीना, अब हार्ट सर्जरी करवाने के बाद ज़्यादा एफिशिएंट हो गए, अब मैं 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे प्रूफ कर? पहली चीज़ तो आप प्लांट में दिखा नहीं सकते एसेट की तरह। कभी आपने आज तक बैलेंस शीट में हार्ट, गुर्दा, लंग्स ये सब कभी दिखाया ही नहीं है, तो फेफड़े, किडनी कहीं दिखाए नहीं जाते, ठीक है ना? तो पहली बात तो आप एसेट साइड में दिखाते नहीं हो, डेप्रिसिएशन का तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरा, ह्यूमन बॉडी पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला। आप कैसे पता करेंगे कि आप अपने शरीर का कितना हिस्सा फैमिली में यूज करते हैं, इमोशनली यूज करते हैं, प्रैक्टिकली यूज करते हैं, फिजिकल यूज करते हैं, नॉन फिजिकल यूज करते हैं, बिजनेस में कितना हिस्सा, कब उस बिजनेस में बैठे थे तो घर के बारे में सोचा, घर पे कब बैठे थे तो बिजनेस के बारे में सोचा। बियॉन्ड इमेजिनेशन, प्रैक्टिकली इट इज नेक्स्ट टू पॉसिबल। तो इसको अलाउड नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, इस पे आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। However, the word plant doesn't include an animal, human body or stock in trade. ठीक। Thus, plant includes all goods fixed or movable which a businessman keeps for employment in his business with some degree of durability. ठीक है, छोड़ दें इसको। अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया तो क्या आपको डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया जाएगा? यस। मान लेते हैं आपने एसेट खरीदी, हम कैलेंडर ईयर लेकर चल रहे हैं, है तो गलत लेकिन ठीक है, समझाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहां पर एक एसेट खरीदी 10 लाख की। नाउ आई एम वेरी मच एलिजिबल टू गेट द डेप्रिसिएशन एज एट द रेट ऑफ 10%। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं WDV नहीं है बल्कि SLM मेथड है, कहीं कोई दिल और दिमाग पर बात ना लेने, चले SLM ना लेकर WDV लेते हैं। 9 लाख पर फिर 90,000 का डेप्रिसिएशन मैं यहाँ पर चार्ज करूँगा। आई गेट द डेप्रिसिएशन 90,000। नाउ द बैलेंसिंग वैल्यू इज 8,10,000। अगेन द ओपनिंग वैल्यू विल बी ट्रांसफर्ड ओवर है 8,10,000, 81,000। ठीक, ये आपका हिसाब है। अब मैंने सोचा कि भाई क्या फायदा इन 2 ईयर्स में डेप्रिसिएशन लेने से। ऑलरेडी मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है, मैंने क्या कहा, सरकार को मूर्ख बनाने के लिए मैंने सीधे डेप्रिसिएशन क्लेम करना स्टार्ट किया 3rd ईयर से। और जब मैं 3rd ईयर से डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा तो मुझे 1 लाख का डेप्रिसिएशन मिलेगा। और अभी मैं एलिजिबल था 81,000 का, मुझे 1 लाख का डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो मैंने सरकार को फिर 19,000 रुपए का इनकम पर टैक्स का चूना लगा दिया। तो कहा गया
आप भले डेप्रिसिएशन 2 साल का क्लेम ना करो, मत करो, कोई देने नहीं आ रहा डेप्रिसिएशन आपको। आपने अपनी इनकम जितनी दिखानी थी बढ़ा करके, क्योंकि बिजनेस तो आपका लॉस में था, आप इनकम को बढ़ा करके दिखाना चाह रहे थे, दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एज यू विश। यहां बेटा आपकी ओपनिंग WDV 8,10,000 ही मानी जाएगी, आपका ये सपना चूर चूर हो जाएगा जी। तो गवर्नमेंट कहती है हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। एसेट 180 दिन से कम यूज होती है तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन का 50% मिलता है। डीम्ड बिल्डिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, फ्रैक्शनल ओनरशिप इसको बताना नहीं है। पैसिव यूज को भी हम लोग एसेट का यूज ही मानते हैं, ये भी मैंने बता दिया। लीज एसेट्स के बारे में ढंग से सुनेंगे, द पॉइंट नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीज एसेट्स के बारे में आपके लिए स्पेशली पॉइंट नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? The lessor shall be entitled to claim depreciation, not lazy. आप लोगों ने जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 को डिस्कस किया होगा अकाउंट्स में, तो आपको मालूम होगा लीज अकाउंटिंग में आपकी 2 तरह की लीज होती हैं, एक होती है फाइनेंसिंग लीज, एक होती है ऑपरेटिंग लीज। एक होती है फाइनेंसिंग लीज, एक होती है ऑपरेटिंग लीज। तो फाइनेंसिंग लीज में लेजी विल बी ट्रीटेड एज अ ओनर एंड ही विल गेट द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हाइल इन द केस ऑफ लेजर ही इज नॉट अ ओनर देयर ऑफ। इसको हम लोग हायर परचेज सिस्टम भी समझ सकते हैं, क्योंकि AS 19 में साफ साफ लिखा है कि AS 19 इक्वली अप्लाइज इन द केस ऑफ हायर परचेज सिस्टम। तो जिस तरह हायर परचेज को हम लोग डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दे देते हैं, इवन दो ही इज नॉट एक्चुअल ओनर, he will be the actual owner of the asset as and when he will make the final payment of last installment, that's it. Before that he is not a owner, but he is in the possession of the asset and very much allowed depreciation to him. तो जिस तरह हायर परचेजर को हम लोग डेप्रिसिएशन अलाउड करते थे, लेजी को डेप्रिसिएशन अलाउ करते थे, यहाँ थोड़ा लोचा है। आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में चाहे फाइनेंस लीज दी हो, चाहे आपने ऑपरेटिंग लीज दी हो, डेप्रिसिएशन तो लेसर को ही मिलेगा। The lessor shall be entitled to claim depreciation on leased assets, whether the lease is an operating lease or financing lease, not to go with AS 19. आगे, सुपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड ऑन लैंड टेकन ऑन लीज। हमने एक जमीन ली किराए पर, जमीन पर मैंने एक बिल्डिंग बनवाई, तो बिल्डिंग पर मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा। आई विल बी ट्रीटेड एज अ फ्रैक्शनल ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। वेयर द बिजनेस और प्रोफेशन इज कैरिड ऑन एनी बिल्डिंग, ठीक है, मैंने बता दिया, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 4 बता दिया। आगे चलते हैं, हायर परचेज बता दिया, कैश प्राइस पर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा लेजी को हायर परचेजर को। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, सक्सेशन पहले बता चुका हूं, फिर से बताता हूं, अच्छी चीज है, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार आए हैं, कई क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। सक्सेशन, डीमर्जर, एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, कोई भी केस हो, सक्सेशन, डीमर्जर, एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, कोई भी केस हो, सक्सेशन, डीमर्जर, एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, कोई भी केस हो, जब डेप्रिसिएशन देने की बारी आएगी तो मान लिया जाएगा ना तो सक्सेशन हुआ है, ना डीमर्जर हुआ है, ना अमलगमेशन हुआ है, ना एब्जॉर्प्शन हुआ है। अगर ये अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, डीमर्जर और सक्सेशन नहीं हुआ है तो जितना डेप्रिसिएशन साल भर का किसी एक बंदे को मिलता, चाहे वो सक्सेसर को, चाहे वो अमलगमेटेड या अमलगमेटिंग कंपनी को, चाहे वो डीमर्ज या रिजल्टिंग कंपनी को, किसी भी केस में किसी एक को पूरा डेप्रिसिएशन जितना साल भर का मिलता, वही डेप्रिसिएशन अब दोनों लोगों को मिला करके मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ डेज, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर दोनों को अलाउ कर दिया जाएगा। बात खत्म। इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी बेसिक में सॉल्व कर रखे हैं, याद होगा। डिमर्जर, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड सक्सेशन के केस में हम लोग डेप्रिसिएशन 1 साल से ज़्यादा का नहीं दे सकते, और दोनों के बीच में अमलगमेटिंग और अमलगमेटेड, रिजल्टिंग और डिमर्ज कंपनी, दोनों के बीच में किस के बीच में बांटते हैं, नंबर ऑफ डेज यूज के हिसाब से साल भर के डेप्रिसिएशन को दोनों में बांट लेते हैं। ये मानते हुए कि ऐसा डिमर्जर, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ होता तो डेप्रिसिएशन कितना अलाउ हुआ होता। जी,
डेप्रिसिएशन ऑन इम्पोर्टेड कार्स, जी हाँ आपको डेप्रिसिएशन ऑन इम्पोर्टेड कार में मिलेगा, आपको दिमाग ज़्यादा लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, सीधे आ जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। डेप्रिसिएशन अलाउड ओनली व्हेन द एसेट इज एक्चुअली पुट टू यूज नेट एंड नॉट ऑन रेडी टू यूज। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दे दिया है स्टैंड बाय इक्विपमेंट का, उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा क्योंकि पैसिव यूज हो रहा है। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट इज इररेलेवेंट, और आते ही मैंने बता दिया था रिवैल्यूएशन पर हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं देते, रिवैल्यूएशन हमेशा इग्नोर कर देते हैं। ओके, अगर एसेट साल भर यूज नहीं हुई, अगर हमारी एसेट साल भर यूज नहीं हुई, सो व्हाट, एसेट यूज हो रही है ना, एसेट यूज हो रही है ना। अब स्ट्राइक के कारण बिजनेस बंद हो, चाहे कोई भी केस हो, बिजनेस मेरा 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने नहीं चला, but even though I'll get the benefit of depreciation because the business is in a running position, the business is earning a loss, business earn कर रहा है, क्या earn कर रहा है, loss या profit, कुछ भी earn करे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, अगर कोई एसेट हमारे ब्लॉक ऑफ एसेट का हिस्सा बन जाता है, मुझे अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है व्हाट डज इट मीन्स, ब्लॉक ऑफ एसेट मीन्स व्हाट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 11, सेक्शन 2 क्लॉज 11 जिसको आप लोग बोलते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 11, मैं सबसेक्शन बोलूंगा। जब आप बोलते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 तो उसमें ब्लॉक ऑफ एसेट की डेफिनेशन बताई गई है। ब्लॉक ऑफ एसेट मींस द ग्रुप ऑफ एसेट ऑन विच फॉल्स अंडर द सेम कैटेगरी एंड ऑन विच द सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज परमिटेड। तो जाहिर सी बात है वो ब्लॉक ऑफ एसेट होती है, आपको मालूम है। और अगर कोई एसेट किसी ब्लॉक ऑफ एसेट का हिस्सा, अगर कोई एसेट किसी ब्लॉक ऑफ एसेट का हिस्सा बन जाती है तो उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, और जब उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लूज हो जाती है तो वो ब्लॉक ऑफ एसेट का हिस्सा बन जाती है। अब ब्लॉक ऑफ एसेट में वो हिस्सा, वो पर्टिकुलर एसेट कितने दिन यूज हुई, कितने दिन यूज नहीं हुई, इससे अब हमको कोई लेना देना नहीं रहता, हम केवल उस ब्लॉक ऑफ एसेट की बात करते हैं, नथिंग एल्स। गुडविल को बता दिया मैंने आपको। कंप्यूटर एसेसरीज, पेरिफेरल्स, प्रिंटर, माउस, स्कैनर, यूपीएस सर्वर, ये सब कंप्यूटर का हिस्सा माना जाता है और इस पर 60% का डेप्रिसिएशन रेट आएगा। आगे आएगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो मैं इस चीज़ पर फिर से फोकस करूंगा। आगे आते हैं, ये जो पॉइंट नंबर 7 और 8 है इसको आप लोग एक बार देख लेंगे, इत्मीनान से देखेंगे। बता दूं, दिमाग में सेट रख लेना इस चीज़ को, क्योंकि ये समय आएगा तो मैं फिर इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। समय आएगा तो बिल्कुल, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आया तो मैं इस पर डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन इस चीज़ को दिमाग में बैठा लें। अगर कोई एसेट हमारी स्टोलन या डैमेज हो जाती है, इंश्योरेंस कंपनसेशन नहीं मिलता, वो ब्लॉक ऑफ एसेट का हिस्सा थी, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन मैंने करवाया। अगर ब्लॉक ऑफ एसेट का हिस्सा है, इंश्योरेंस कंपनसेशन मिल गया तो मनी पेबल में से आ जाएगा, माइनस होकर के बाकी वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अगर वो ब्लॉक ऑफ एसेट का हिस्सा है, इंश्योरेंस कंपनसेशन नहीं है, पर्टिकुलर कोई एसेट डैमेज हो गई जो ब्लॉक ऑफ एसेट का हिस्सा थी, तो कुछ भी माइनस नहीं होगा क्योंकि इंश्योरेंस कंपनसेशन तो है ही नहीं। तो इसका मतलब कि उस ना होने वाली एसेट, जो खत्म हो गई है एसेट, जो चोरी हो गई है एसेट, उस पर भी हमें कई सालों में डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ये टॉपिक और ये लॉजिक मैं पहले भी आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज नॉट दिस वन विच आई एम नॉट नाउ गोइंग टू टेल यू, दैट इज इम्पॉर्टेंट। कोई एसेट ब्लॉक में थी एंड इट वॉज ओनली एसेट इन दैट ब्लॉक ऑफ एसेट, और ये एसेट केवल अकेली इस ब्लॉक ऑफ एसेट का हिस्सा थी, स्टोलन हो जाए और इंश्योरेंस कंपनसेशन मिल जाए, तो आपको मालूम है कि आपका सीधे सीधे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, सेक्शन 50 कवर हो जाएगा। डेप्रिशिएबल एसेट्स पर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है अगर वो ब्लॉक ऑफ एसेट में हिस्सा थी और उसका इंश्योरेंस कंपनसेशन मिला। चलो, ये हमारी ब्लॉक ऑफ एसेट का हिस्सा है और इट वॉज द ओनली एंड सिंगल एसेट consist in that block of asset. Now the asset got damaged or stolen. अगर ये एसेट स्टोलन हो गई या डैमेज हो गई और इंश्योरेंस कंपनसेशन हमको नहीं मिला, इंश्योरेंस कंपनसेशन हमको नहीं मिला, तो ये कैपिटल रिसीट है, ये कैपिटल लॉस है। और आज आते ही मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी थी कि कैपिटल लॉस का कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता। दिस इज नॉट अ केस ऑफ कैपिटल गेन निगेटिव। कैपिटल लॉस ये वो वाला कैपिटल गेन लॉस नहीं है, ये कैपिटल लॉस है। कैपिटल गेन लॉस दूसरा होता है, निगेटिव में कैपिटल गेन होता है तो उसको कैपिटल गेन निगेटिव बोलते हैं, उसको कैपिटल लॉस नहीं बोलते। दिस इज योर कैपिटल लॉस एंड इट हैज़ नो एनी टैक्स ट्रीटमेंट। जी सर,
तो कैपिटल लॉस या डेड लॉस का कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता। इस अमेंडमेंट के बारे में मैं फिर से बता दूं, असेसमेंट ईयर 1819 से आपका रूल 5 के हिसाब से जब आप पढ़ेंगे 32 सेक्शन 32 का रूल 5 जब आप लोग देखेंगे इनकम टैक्स रूल्स में, तो उसमें साफ साफ इस साल से अमेंडमेंट आ गया है कि असेसमेंट ईयर 1819 से आपको मैक्सिमम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो अलाउड होगा दैट इज 40%। 40% से ज़्यादा का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा। जैसे अभी तक आपको कंप्यूटर पर 60, पॉल्यूशन इक्विपमेंट पर 100% डेप्रिसिएशन मिलता है, नहीं मिलेगा। वो अमाउंट आपका 40% तक रेस्ट्रिक्ट रह जाएगा। वो क्या रह जाएगा? 40% तक रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। हमें लगता है हम लोगों ने आज एक दिन में बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडिशनल डेप्रिसिएशन के आगे चलेंगे और डेप्रिसिएशन क्या कई सारे सेक्शंस हमारे नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएंगे जो हमारे बेसिक लेवल को लगभग ओवर कर देंगे। इज इट क्लियर? हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे उसके नेक्स्ट क्लास से। एक तो रिवीजन भी हो गया आपका लाइन बाय लाइन, और दूसरा आपके स्टैंडर्ड्स की टॉपिक आपके दिमाग में एंटर कर गई। टाटा बोलने का वक्त है ना? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।